तो yesterday's class we discussed about the monohybrid cross which was the experiment performed by मेंडल। और मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो कंक्लूज़न निकला, उससे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कॉइन किया। मतलब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था क्या? उन्होंने प्योर पेरेंट्स लिए फॉर अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम हाइट का एग्जांपल ले रहे थे, तो फॉर टॉल प्लांट्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्वार्फ प्लांट्स उन्होंने क्रॉस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस हमने देखा कि गैमेट्स बनते हैं तब सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स यानी जीन्स हो जाता है, यानी जीन्स अलग अलग हो जाते हैं। और जब जीन्स इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं तो दे कंबाइन विद देयर काउंटर पार्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इससे F1 जनरेशन जो मिली, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो मिली, उस फर्स्ट फीलियल जनरेशन में सारे के सारे जितने भी प्रोजेनी, जो भी प्लांट्स मिले, वो सब टॉल थे, लेकिन हाइब्रिड टॉल थे। मतलब वो सब डोमिनेंट थे, लेकिन कोई भी प्योर या होमोजाइगस नहीं था, सब हीट्रोजाइगस थे। कोई भी कैपिटल टी वाला टॉल नहीं था। इन सिंपल वर्ड्स, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले यानी हीट्रोजाइगस यानी हाइब्रिड टॉल थे। हाँ, तो ये हाइब्रिड टॉल जो थे, मेंडल ने अपनी हाइपोथेसिस में पहले से लिख रखा था कि F1 जनरेशन जब आएगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो वो सब के सब डोमिनेंट होंगे देखने में फिनोटिपिकली, लेकिन अगर उनका जीनोटाइप देखा जाए तो वो सब के सब हाइब्रिड या हीट्रोजाइगस होंगे। इसका मतलब उन सब में स्मॉल टी छुपा हुआ है, जो कि रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो F1 जनरेशन जब मिल गई तो उस सब में टॉल प्लांट्स मिले, और टॉल प्लांट्स में स्मॉल टी फैक्टर छुपा हुआ है। ये प्रूव करने के लिए मेंडल ने F2 जनरेशन भी ऑब्टेन की बाय सेल्फिंग ऑफ द प्रोजेनी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो प्रोजेनी F1 जनरेशन में मिले, उनको आपस में क्रॉस करवाया, फिर से सेग्रीगेशन हुआ, और अब हमारे पास जो फिनोटाइप आया यानी फिनोटिपिक रेशियो आया, वो टॉल वर्सेस ड्वार्फ 3:1 आया। लेकिन अगर हम उसका जीनोटाइप देखें तो कैपिटल टी यानी प्योर और होमोजाइगस टॉल इज़ 1, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी इम्प्योर और हाइब्रिड और हीट्रोजाइगस टॉल 2, एंड 1 ऑफ कोर्स दैट 1 इज़ स्मॉल टी दैट इज़ ड्वार्फ। ड्वार्फ का होना ये प्रूव करता है कि स्मॉल टी सभी पेरेंट्स में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। अदरवाइज एक्सप्रेशन ऑफ अ रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट पॉसिबल इफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट होमोजाइगस। तो मेंडल ने फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जिसके 3 पार्ट्स थे। हमने कहा नंबर 1 द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द फैक्टर्स गेट सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। नंबर 2 उसका सेकेंड पार्ट, because they get segregated, the factors get segregated, they are always pure, the factors or the gametes are always pure. This is the law of purity of gametes. Gametes are always pure. gametes के साथ में कुछ कंबाइंड नहीं है, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, तो यहाँ पे कोई पेयरिंग ऑफ जीन्स नहीं है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है। पेयरिंग नहीं है तो फिर हाइब्रिड नहीं हो सकता। तो law of purity of gametes is the second part of the first law of inheritance, which says that gametes are always pure. And the third one is that the law of dominance। ये F1 जनरेशन देखने के बाद में मेंडल ने इस लॉ को कॉइन किया। उन्होंने कहा कि out of the 2 factors representing a single characteristic, one is always dominant over the other. It always expresses, the dominant characteristic always expresses itself in presence of its counterpart, the other allele. कैपिटल टी और स्मॉल टी जब एक हीट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में साथ में आते हैं तो कैपिटल टी यानी टॉलनेस वाला फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और प्लांट टॉल होता है। स्मॉल टी वाला फैक्टर यानी कि जो ड्वार्फनेस वाला फैक्टर है, वो वहाँ पर प्रेजेंट होने के बावजूद अपना प्रेजेंस शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो this is the law of dominance, that out of the two factors representing a single characteristic,
वन इज डोमिनेंट द अदर इज रिसेसिव। तो मेंडल कहते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक which expresses itself in F1 generation of monohybrid cross is always dominant, and the characteristic which does not express itself in F1 generation of monohybrid cross is called as recessive। हाँ, तो recessive और dominant की definition भी यहाँ से आ गई। अब आज हम बात करेंगे, इसके आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया और क्यों किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने ये समझा दिया कि हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। लेकिन अगर वो ये भी जानना चाहते थे कि अगर दो अलग अलग या दो से ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, मतलब उनका इनहेरिटेंस होता है, तो एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस क्या वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर्स एक दूसरे के रिप्रेजेंटेशन को किसी भी तरह से अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये तो पता चली गया कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में टू कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो ये समझना चाहते थे कि दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर्स यानी जीन्स एक दूसरे को किसी भी तरह से अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। तो ही फोकस्ड अपॉन टू कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली। एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस किया, ऑब्जर्व किया और उन दोनों का एक दूसरे पर कोई पॉसिबल इम्पैक्ट है या नहीं है इसको ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक लिए, समझो एक तो शेप जिसको आप टेक्सचर भी कहते हो ऑफ सीड। हमने टेबल बना के बताया था आपको कि ये राउंड या रिंकल्ड हो सकते हैं। राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव। तो दे कैन आइदर बी राउंड और wrinkled. Color of seed. Color of seed. Dominant yellow. And recessive green. These are the factors or genes. दो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक साथ लिए जाए तो उनके प्योर पेरेंट्स पी जनरेशन में लेना पड़ेंगे, वैसे ही जैसे कि टेस्ट क्रॉस की हेल्प से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिए थे। तो पी जनरेशन में प्योर पेरेंट्स लिए फॉर बोथ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कौन कौन से पेरेंट्स? एक तो राउंड येलो, दोनों डोमिनेंट वाले, और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन, दोनों रिसेसिव वाले हैं। और प्योर का मतलब कैपिटल आर आर फॉर राउंड एंड कैपिटल वाई वाई फॉर येलो। रिंकल्ड का मतलब स्मॉल आर आर फॉर रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई वाई फॉर ग्रीन। इनके बीच में जब क्रॉस हुआ, दिस इज व्हाट पी जनरेशन, तो F1 जनरेशन मिली और F1 जनरेशन में सारे के सारे एक ही जैसे मिलेंगे, डोमिनेंट एंड हाइब्रिड, यानी होंगे सबके सब राउंड येलो फिनोटिपिकली अपीयरेंस वाइज, लेकिन कैपिटल आर, स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ऑल ऑफ देम वुड बी डोमिनेंट हाइब्रिड। वैसा ही हुआ जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था, बस यहाँ पर हम दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को साइमल्टेनियसली देख रहे हैं। वहाँ पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक था, हाइट। तो इनकी अगर सेल्फिंग करवाई जाए ये देखने के लिए कि इनके अंदर स्मॉल आर स्मॉल वाई हैं, वो तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सीख लिया। तो हमें 4 तरह के गैमेट्स मिलेंगे। मतलब अगर सेल्फिंग करवानी है तो क्या करना पड़ेगा? सेल्फिंग करवानी होगी तो इनके जैसा एक और लेना पड़ेगा और इन दोनों की सेल्फिंग होगी। इन दोनों की सेल्फिंग होगी, मतलब इन दोनों का क्रॉस होगा। इन दोनों का क्रॉस होगा तो दोनों के पास 4 तरह के फैक्टर्स मिलने वाले हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के गैमेट्स, एक पेरेंट के वर्सेस 4 तरह के पेरेंट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनको आपस में क्रॉस करवाना पड़ेगा। मतलब अब जीन्स सिंगल सिंगल नहीं है, फैक्टर सिंगल सिंगल नहीं है, 4 तरह के फैक्टर्स बन गए। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड बोलते हैं। हाँ, पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड कैसा होगा देखो। हमें क्योंकि 4 गैमेट्स लेने, तो इन 4 गैमेट्स को 2 डिफरेंट साइड्स में लेकर के हम उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। तो ये एक पेरेंट का, ये दूसरे पेरेंट का, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह के ये 2 अलग अलग पेरेंट्स के फैक्टर्स को हमने रख दिया। इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम यहाँ चेकर्स बोर्ड में या पुनेट स्क्वायर में बने हुए बॉक्सेस में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे आया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ना, इसमें इसको और इसको मिला दिया हमने। अब यहाँ कौन लिखेंगे? इसको और इसको मिला के कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ देखो, यहाँ भी यही दिखेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या दिखेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ भी वही दिखेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ दिखेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ भी होगा। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई का सिंगल कॉम्बिनेशन।
ऐसे करके टोटल 16 कॉम्बिनेशन हमको मिलते हैं। ये F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस है। दिस इज F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की आई थी तो हमने देखा था कि उसका फिनोटाइप क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो यहाँ पे अगर हम फिनोटाइप देखें तो हमको फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से 4 तरह के प्लांट्स मिलते हैं। राउंड, येलो, फिनोटिपिकली जीनोटाइप कुछ भी हो, देखने में वो राउंड और येलो हो, राउंड, ग्रीन, wrinkled yellow, and wrinkled green। अब इस पुनेट स्क्वायर में देखते हैं राउंड येलो कितने हैं। तो देखो, दिस इज राउंड येलो, 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 दिस इज राउंड येलो एंड दिस इज राउंड येलो। ये सब राउंड येलो है। राउंड ग्रीन देखो, दिस इज राउंड ग्रीन, दिस इज राउंड ग्रीन, दिस इज राउंड ग्रीन। 3। यहाँ देखें, wrinkled yellow, wrinkled yellow एंड wrinkled yellow, ये तीनों। और केवल एक जो बचता है दैट इज wrinkled green। तो अगर हम देखें कि राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल येलो वाले डॉट्स को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम फिनोटाइप लिखने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं 9। राउंड ग्रीन 1 2 3, पिंक वाला जो दिख रहा है वो राउंड ग्रीन है, 1 2 3। देन wrinkled yellow, wrinkled yellow 1 2 3, ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं हमको। और wrinkled, मतलब ये wrinkled yellow था, wrinkled green एक ही है लास्ट वाला जो कि होमोजाइगस यानी प्योर है 1। So we get a ratio of 9:3:1, that is phenotypical ratio, phenotype 9:3:3:1। This is the phenotype or phenotypic ratio of dihybrid cross, F2 generation of dihybrid cross। What does it tell us? ये हमको क्या बताता है कि जो राउंड सीड्स हैं, सीड का ही कलर, सीड का ही शेप लिया गया, हाँ, दोनों क्लोज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखें कि जो राउंड सीड्स हैं वो येलो भी हो सकते हैं और ग्रीन भी हो सकते हैं, हाँ। ऐसे ही जो येलो सीड्स हैं वो राउंड भी हो सकते हैं, रिंकल्ड भी हो सकते हैं। जो रिंकल्ड सीड्स हैं वो येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं। और जो ग्रीन सीड्स हैं वो राउंड भी हो सकते हैं और रिंकल्ड भी हो सकते हैं। यानी कोई भी कुछ भी हो सकता है, हाँ। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस किसी भी गैमेट में जो दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले दो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे को किसी से भी कंबाइन होने से रोकते नहीं हैं, हाँ। दे आर फ्री टू गेट कंबाइंड विद देयर काउंटर पार्ट। ये जो कैपिटल Y है ये उधर जाके कैपिटल Y से कंबाइन होगा या स्मॉल y से कंबाइन होगा, इट ऑल डिपेंड्स कि इसके करीब कौन आया। तो इसका मतलब कि इनका जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर उनको रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर्स या जीन्स फ्री टू गेट कंबाइंड विद देयर counterparts coming from the other parent during the process of fertilization है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि these characteristics are
फ्री टू गेट कंबाइन। हाँ, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। मेंडल ने इस ऑब्जर्वेशन से सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाया। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट डज दैट मीन? क्या कहता है? उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट यानी इंडिपेंडेंट कंबाइनिंग, कोई भी किसी से भी कंबाइन हो सकता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, आउट ऑफ द टू फैक्टर्स representing two different characteristics दो फैक्टर्स यानी रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे केस में कौन कौन है? एक है R, एक है Y। हाँ, नेवर इंटरफेयर with the expression of each other at the time of inheritance। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते वक्त दो अलग अलग फैक्टर्स या जीन्स, एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स एक दूसरे के एक्सप्रेशन को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करते। अगर हम ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में इस बात को समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारी आइज़ का कलर एक कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको कोई पर्टिकुलर जीन गवर्न कर रहा होगा। कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा है, समझो स्किन का कलर है, उसको कोई अलग फैक्टर अदर देन द वन विच वॉज टेकिंग केयर ऑफ आइज़ कलर, कोई दूसरा ही फैक्टर है वो इस स्किन के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आइज़ का कलर अपने हिसाब से दूसरे गैमेट में सामने से उसका कौन सा काउंटर पार्ट आया उसके हिसाब से कंबाइन हो जाएगा। और जो दूसरा कैरेक्टर जैसे स्किन का कलर है उसके लिए कोई और कैरेक्टर, कोई और फैक्टर है वो अपने काउंटर पार्ट के साथ में कंबाइन हो जाएगा। ये स्किन के कलर को अफेक्ट करने वाला फैक्टर या जीन, आइज़ के कलर को अफेक्ट करने वाला फैक्टर या जीन, दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना, बिल्कुल भी सप्रेस किए बिना, बिल्कुल भी उसके साथ में किसी तरह की कंपटीशन किए बिना इंडिपेंडेंटली गेट असोर्टेड विद, इंडिपेंडेंटली गेट कंबाइंड विद देयर काउंटर पार्ट्स कमिंग फ्रॉम द गैमेट फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स। यानी मेल और फीमेल का जो गैमेट्स हैं वो जब फ्यूज़ होते हैं तो उनके फ्यूज़न के दौरान यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान जितने भी क्रोमोसोम्स हैं दोनों तरफ से वो आपस में पेयरिंग करते हैं। और जब वो पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग करने से पहले जब ये गैमेट बने थे वो अपने अपने पेयर से अलग होकर के गैमेट में आए थे। हाँ, इसी को हम कहते हैं कि वो एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस सेग्रीगेशन हो जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है जो कि फर्स्ट लॉ था, और वही कहता है कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सेकेंड लॉ हमको इससे मिलता है जो कहता है कि आउट ऑफ द टू फैक्टर्स,
or the two factors representing two different characteristics never interfere with the expression of each other at the time of inheritance. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते वक्त, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं उस वक्त उनमें से कोई भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। अब ये तो केवल दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, ऐसा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे मिलकर के हमारी बॉडी बनती है, वो सब एक्सप्रेस हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंटली ही होते होंगे, ऐसा वी कैन अज्यूम। तो आपने मेंडल के दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज वेल एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सीखा कि हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन उसको किस तरह से अफेक्ट करते हैं, बात हमको समझ में आ गई। और अब दूसरी बात हम करने लग गए कि डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का इनहेरिटेंस हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ दे गो टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड वेदर दे अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर। ये बात भी हमने देखा कि वो कोई इस तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर पाते। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स यही थे। कल की क्लास में हमने जो यहाँ मेंडल के एक्सपेरिमेंट में सीखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके उसके बाद हम उनके एप्लीकेशन की बात करेंगे। हम सीखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है और साथ ही हम सीखेंगे कि ब्लड ग्रुप्स किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स और जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप्स, एंड देयर इज़ अ न्यू कंसेप्ट कोडोमिनेंस, वो क्या होता है उसके बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप दोनों एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से पढ़ लो क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी सेक्शन से आते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।